हाँ जी, सो वेलकम बैक टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज एआई एंड ब्लॉकचेन। अब इस छोटे से पोर्शन में हम देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है ब्लॉकचेन की। और ये जो तीन पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 3 पॉइंट: डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूनेटेबिलिटी। दिस आर दी थ्री की फीचर्स जिसके कारण ब्लॉकचेन टिका हुआ है। तो हमें सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन सीखना है, लेकिन इस छोटे से पोर्शन को सीखने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। अदरवाइज द इजियर अप्रोच इज कि मैं आपको थ्री दे दूं, उसमें वो 3 पॉइंट दे दूं, उनके अंदर के 3 की पॉइंट्स दे दूं। बट उसके अलावा भी एक बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है कि ब्लॉकचेन क्यों काम करता है एंड व्हाई इज ब्लॉकचेन सो वाइडली एक्सेप्टेड, और इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन को। अब ब्लॉकचेन समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिसमें आपको मैं टेक्निकली सारी चीजें समझाऊं। उस चीजों में क्या होता है कि या तो आपको पूरी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर हो जाती है, या दूसरा ये होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। और उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां मैं कहता हूं कि अगर ब्लॉकचेन में आपने कुछ भी अल्ट्रेशन करने की कोशिश की, तो वो ब्लॉकचेन इतना सिक्योर सिस्टम है कि वो सिस्टम उस अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपका हार्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। कि मैं कहता हूं कि ब्लॉकचेन में जब भी एक मॉडिफाइड ब्लॉक हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है। इवन आई हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग दिस टू माय फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उनको पूरा कंसेप्ट समझ जाता है, बट उनका दिल ये नहीं मानता कि ये ब्लॉकचेन में जब मैं कुछ अल्टरेशन कर देता हूँ या मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, तो ये ब्लॉकचेन टूट कैसे जाती है। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही वाहियात लॉजिक से। उस वाहियात लॉजिक से आपका दिल मान जाएगा कि वो ब्लॉकचेन क्यों टूटती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन असल में चलती कैसे है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक चेन। तो ये ब्लॉकचेन कहाँ डेवलप हुई? दिस वाज डेवलप्ड बाय जापानीज रिसर्च साइंटिस्ट। उन्होंने डेवलप किया था एक कॉन्सेप्ट। वो कंप्यूटर्स पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लॉकचेन का। अब उसकी हिस्ट्री क्या है मैं उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे आपको जो मेन चीज सिखानी है वो ये है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। तो नाम क्या है ब्लॉकचेन में? कि पहले एक ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक होगा। सो लेट मी मेक गो हेड एंड मेक अ ब्लॉक, लाइक थिंक ऑफ दिस, ये आपका एक ब्लॉक आ गया। अब इसी के साथ में मैं एक ब्लॉक यहां बना देता हूं और एक ब्लॉक यहां बना देता हूं। ओके, रेदर लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस। इसको मैंने किया डुप्लीकेट। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। राइट, यहाँ पे हम सीखेंगे ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। बट उसके पहले मैंने कहा था आपको कि मैं आपको एक बहुत ही वाहियात कहानी सुनाऊंगा। वो वाहियात कहानी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो वाहियात ही इतनी है, जितना फालतू लॉजिक उतनी ज्यादा मेमोरी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस। तो फॉर सम रीजन सुनो, अगर देयर इज, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। अगर देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन ए, पर्सन ए रियली लाइक्स पर्सन बी। पर्सन ए को पर्सन बी पसंद है, पर्सन बी को पर्सन सी पसंद है। अब कल को मान लो पर्सन एम यहां आता है। तो क्या पर्सन, क्या आप ये कह सकते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी को लाइक करता है, पर्सन बी पर्सन सी को लाइक करता है? तो ये इनका रिश्ता है कि पर्सन ए पर्सन बी को फॉलो कर रहा है, पर्सन बी पर्सन सी को फॉलो कर रहा है। कल को एक पर्सन एम आता है, जो ट्राई करता है रिप्लेस करने का पर्सन बी को। तो मैं ये कहता हूं कि जो पर्सन ए है ना, इससे आपने पर्सन एम को लिंक कर दिया। कि पर्सन एम ने पर्सन ए को कनेक्ट करने के चक्कर में पर्सन एम ने पर्सन ए के साथ एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया। तो क्या इसका ये मतलब है कि पर्सन सी से भी उसका रिलेशनशिप अपने आप स्टेब्लिश हो जाता है? तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता है, दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। कि इफ ए लाइक्स बी एंड बी लाइक्स सी, और कल को मान लो ए स्टार्टेड लाइकिंग एम, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सी विल ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग एम। नहीं ना। यही था वो वाहियात लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब अगर आप इसका मतलब समझे होगे, तो आप एक चीज समझिएगा। मैं ब्लॉकचेन में क्या करता हूँ, मैं ब्लॉकचेन में कुछ ब्लॉक्स बनाता हूँ। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऐसे डब्बे डब्बे होते हैं, क्यूब्स।
कि एक क्यूब में मैंने कुछ चीजें स्टोर किया। मान लीजिए आपने एक फिजिकल बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आप कुछ चीजें स्टोर कर रहे हैं, उसी बॉक्स को मैं नाम दे रहा हूँ एज क्यूब। तो ये ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन में दो चीजें होती है। एक चीज होती है आपका चिट्ठी, दैट इज लेजर, कि पर्सन ए ने पर्सन बी को के बीच में रिलेशनशिप है, तो पर्सन ए पर्सन बी से कम्युनिकेट कैसे करेगा? थ्रू मैसेजेस, थ्रू चिट्ठी। तो वैसे ही यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर एक चीज होती है, एक चिट्ठी, जिसे हम नाम देते हैं लेजर। ब्लॉक के अंदर एक चिट्ठी जिसे मैं नाम दे रहा हूँ एज लेजर। दूसरी चीज होती है, एक चीज जिसे मैं कहता हूँ हैश कोड। हैश कोड क्या है हम समझेंगे, ऐसा समझिए एक ताला एक होता है हैश कोड। और ये ब्लॉक ए और बी है ना, इनके बीच में रिश्ता है। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में रिश्ता है। तो ब्लॉक ए में ब्लॉक बी का एड्रेस होता है, ब्लॉक बी में ब्लॉक ए का एड्रेस होता है। तो ब्लॉक बी में किसका एड्रेस है? ब्लॉक ए का। ब्लॉक ए में किसका एड्रेस है? ब्लॉक बी का। और सिमिलरली जैसे हमने कहा था ना कि ब्लॉक ए में क्या है? चिट्ठी, दैट इज अ लेजर। तो सिमिलरली ब्लॉक यहाँ पे भी एक होगा लेजर, और यहाँ पे फिर इसका रिश्ता ब्लॉक बी का रिश्ता आगे है। तो यहाँ पे भी क्या होगे? एड्रेसेस। यहाँ पे भी एड्रेस होगा ब्लॉक सी का, यहाँ पे ब्लॉक। अब हमें ब्लॉक सी में, तो ब्लॉक सी में होगा एड्रेस ब्लॉक बी का, और यहाँ पे एड्रेस होगा ब्लॉक डी का। इसके आगे ब्लॉक डी है ना, सी और डी में रिश्ता है, तो सी और डी में यहाँ पे रिश्ता रहेगा, दैट इज एड्रेस रहेगा, और यहाँ पे आएगा एक लेजर। सिमिलरली ब्लॉक डी है ना, ब्लॉक डी में भी एक एड्रेस रहेगा ब्लॉक सी का, और ब्लॉक सी में क्या रहेगा? एक लेजर, दैट इज चिट्ठी। और साथ ही साथ एक चीज जो कॉमन कंटिन्यू होती जा रही है, यहाँ पे रहेगा एक हैश कोड, यहाँ पे रहेगा एक हैश कोड, यहाँ पे रहेगा एक हैश कोड। अब जो हम कह रहे थे कि जैसे आपको किसी को मैसेज करना है, तो आप क्या करते हैं? आपके पास उनके या तो व्हाट्सएप का नंबर होगा या यूजर आईडी होगी। सो व्हाट इज दैट नंबर और यूजर आईडी? दैट इज नथिंग बट योर एड्रेस। कि आपके पास सामने वाले का एड्रेस होगा, सामने वाले के पास आपका एड्रेस होगा। जब आपके पास सामने वाले का फोन नंबर है, सामने वाले के पास आपका फोन नंबर है, ओनली देन विल यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं कह रहा था, ये लेजर क्या है? तो देखो, जब हम बात करते हैं, क्योंकि सिंस वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम किस चीज से डील करते हैं? ट्रांजैक्शन से। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में क्या लिखता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, यश ने 10 लाख रुपीज दिए वाई को, सो यश गिव 10 लाख रुपीज टू वाई। और फिर यहाँ पे क्या होता है? एक अकाउंट से 10 लाख रुपीज कम होते हैं, दूसरे अकाउंट्स में 10 लाख रुपीज ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हम उस ट्रांजैक्शन को एक चिट्ठी में लिख रहे हैं। सो दैट इज, जैसे आपने बैंक की पासबुक देखी होगी ना, तो दिस लेजर इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ये चिट्ठी क्या है? अ लेजर इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें लिखा आता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, किस अकाउंट से किस अकाउंट में अमाउंट गया, फाइनल बैलेंसेस क्या रहे। तो अ लेजर इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब मैं ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है? मैं सबसे पहले एक ब्लॉक बनाता हूँ, उस ब्लॉक में मैं डेटा रख रहा हूँ, वो डेटा को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? लेजर। उस लेजर में क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं? मेरे ट्रांजैक्शंस, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, फिर मैं अगले दिन दूसरा ट्रांजैक्शन करता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसके बाद कभी यूपीआई पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद आप सेकंड यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो सिमिलरली जब आपने एक ट्रांजैक्शन किया, उसके कुछ समय बाद आप फिर से एक ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जब आप सेकेंड टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को इस लेजर में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं एक नया ब्लॉक बनाऊंगा, दैट इज ब्लॉक बी। उस ब्लॉक बी में मैं क्या करूंगा? एक नया लेजर बनाऊंगा। अब ये जो ब्लॉक बी का लेजर है ना, इसमें ब्लॉक ए के लेजर के बैलेंसेस आएंगे, फिर यहाँ पे जो नया ट्रांजैक्शन हुआ वो ऐड होगा। तो इस तरीके से ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में नया ट्रांजैक्शन ऐड हो रहा है। वैसे ही जब आप फिर से नया ट्रांजैक्शन करेंगे, मैं ब्लॉक बी के डेटा को अपडेट कर दूंगा और एक नया ब्लॉक बनाऊंगा, ब्लॉक सी। फिर जब आप फिर से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैं ब्लॉक सी में फिर से बैलेंसेस लेता हूँ और उन्हें अपडेट करता हूँ, और एक नए ब्लॉक में उसे रिकॉर्ड करता हूँ, दैट बिकम्स योर ब्लॉक डी। अब क्योंकि ब्लॉक ए का ही डेटा आगे कंटिन्यू हो रहा है, कि ब्लॉक ए के बाद ब्लॉक बी में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हमने ब्लॉक बी में रिकॉर्ड किया, तो दैट इज वाई ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर कनेक्टेड। ब्लॉक बी के बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ हमने ब्लॉक सी में रिकॉर्ड किया,
और इस तरीके से हमने एक बनाई चेन। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट द सिस्टम एज ब्लॉक चेन, कि जहां पे आप ब्लॉक्स में डेटा रख रहे हो, हर ब्लॉक के बाद हर ब्लॉक में एक डेटा है। अब जब भी उस डेटा में कोई चेंज आएगा, तब एक नया ब्लॉक बनेगा, और उस पुराने ब्लॉक के लिंक से एक नए ब्लॉक में डेटा आता है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या है, लिंक। दैट्स व्हाई द टेक्नोलॉजी इज नेम्ड ब्लॉक चेन, कि एक ब्लॉक है जिसमें डेटा है और वो दूसरे ब्लॉक से लिंक्ड है, और इन ब्लॉक्स के बीच में है चेन, दैट इज ब्लॉक चेन। अब उसके बाद ये एक और चीज याद रखना, कि ये जो ब्लॉक है ना, इसमें डेटा के साथ एक होता है ताला, दैट इज हैश कोड। कि अगर आपने कभी व्हाट्सएप पे नोटिस किया होगा, तो व्हाट्सएप पे आपके मैसेज पे क्या लिखा आता है, कि ऑल द मैसेज इन व्हाट्सएप आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। कि मतलब कि क्या, जब आप एक जगह, एक इंसान दूसरे इंसान को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, अगर आपने किसी को हाय लिख के मैसेज किया है, पर्सन वन ने पर्सन टू को अगर ये मैसेज किया है अपने व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये मैसेज जब ट्रांसफर होता है ना, और यहाँ जब ट्रांसफर होता है ना, तो ये जो मैसेज है ना, ये हो जाता है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब है क्या है, कि ये मैसेज जब आगे जाएगा, तो ये मैसेज एज अ हाई नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा कि इसका कुछ कोड बन जाएगा, #12 BE450। अब आपको बी, ये जो नीचे #12 BE450 का तो मतलब पता नहीं है। सो दैट इज इंक्रिप्शन, कि जहां पे आपने एक प्लेन टेक्स्ट को एक कोड में कन्वर्ट किया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंक्रिप्शन। अब ये जब मैसेज सेकंड पर्सन के पास जाएगा, तो सेकंड पर्सन को ये मैसेज समझ में आएगा क्या? नहीं। जब ये सेकंड पर्सन के पास मैसेज जाएगा, तो सेकंड पर्सन के पास की एक होती है की। मतलब कि जब फर्स्ट पर्सन ने मैसेज लिखा, तो वो मैसेज हुआ इनक्रिप्ट, दैट इज वो कोड में बदला, दैट इज कि उस पे ताला लग गया, दैट द मैसेज हैज बीन लॉग्ड इनटू a secret code. Now this code will travel to the second person. Now this second person will have a key. मतलब उनके सॉफ्टवेयर में इस ताले की चाबी होगी। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस मैसेज को करेगा डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट करेगा, और फिर उसके बाद इन्हें जो है ना, ये मैसेज वैसे ही दिखेगा जैसे हमने भेजा था, दैट इज हाई। तो जब आपने यहाँ हाय भेजा, तो ये मैसेज सबसे पहले होता है इनक्रिप्ट, यानी कि एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट होता है, ताकि ये कोड किसी को पता भी चल जाए तो उसे मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। फिर जब वो सोर्स डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तब वो मैसेज होता है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट होने के बाद वो मैसेज आप पढ़ पाते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंड टू एंड इनक्रिप्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, ये हैशटैग है यहाँ पे, तो ये जो हैश कोड है, ये जो हैश कोड है ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक उसी प्रोसेस को करता है। ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है ना, ये इस हैश कोड के कारण होता है, कि जब भी आप कोई डेटा रिकॉर्ड करोगे आपके ब्लॉक में, उसका एक हैश कोड जनरेट होगा। तो आपको ब्लॉक में जो डेटा है ना, वो उस हैश कोड के साथ ब्लॉक हो जाता है। तो जब आपने एक ब्लॉक बनाया, उसमें डेटा स्टोर किया, तो उसका एक हैश कोड आया, जिसके कारण अब ये डेटा कैसा हो गया, इनक्रिप्ट। तब अगर किसी को ये ब्लॉक मिल भी जाता है, तो अनलेस उसके पास वो चाबी है, दैट इज ही वोंट बी एबल टू डिक्रिप्ट दिस डेटा। तो इस तरीके से डेटा फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखी ब्लॉकचेन के बारे में। पहली चीज, कि ब्लॉकचेन में हर डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है। दूसरी चीज, हर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन पे एक नया ब्लॉक बनता है। तीसरी चीज, ब्लॉक में जो डेटा है ना, ये सिक्योर है, क्योंकि इसका इंक्रिप्शन हुआ है, दैट इज इसका एक हैश कोड जनरेट हुआ है। दिस इज व्हाट यू से, कि इस तरीके से ब्लॉकचेन सिक्योर है। अब ब्लॉकचेन में एक दो चीजें और सीख लेते हैं हम। कि पहली चीज, कि आप यूजुअली ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो एक सेंट्रल सर्वर रहता है। जैसे आप बैंक्स में देखेंगे, तो आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से ट्रांजैक्शन कीजिए, या आप अपने मोबाइल डिवाइस से ट्रांजैक्शन कीजिए, ये सारा डेटा जाता है बैंक के सेंट्रल सर्वर पे। फिर बैंक के सेंट्रल सर्वर पे वो डेटा अपडेट होता है, और फिर उसके बाद वो डेटा आपको या तो आपकी बैंक की ब्रांच में, आपके स्मार्टफोन के मोबाइल बैंकिंग ऐप में तब दिखता है। सो दिस इज हाउ ट्रेडिशनली सिस्टम वर्क्स। अब ब्लॉकचेन में सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है, कि कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, कि मान लीजिए मैंने एक ब्लॉकचेन बनाई, ये मेरी ब्लॉकचेन का नेटवर्क बन गया, कि पर्सन ए भी है, बी भी है, सी भी है।
कि सिंपलिसिटी के लिए हम समझ रहे हैं कि तीन लोग हैं, तीन लोग एक नेटवर्क में है। अब इन तीन लोगों के पास मैंने एक ब्लॉकचेन बनाई, उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क में तीन लोग हैं। तो जब भी मैं पहली बार ट्रांजैक्शन करूंगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्रिएट किया, तो इस ब्लॉक की एक कॉपी ए के पास जाएगी, एक कॉपी बी के पास जाएगी, एक कॉपी सी के पास जाएगी। अब इसके बाद मैंने सेकेंड ट्रांजैक्शन किया, तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में मेरा डेटा कैसा आएगा, एज अ ब्लॉक। तो यहाँ पे एक सेकेंड ब्लॉक आया, इस सेकेंड ब्लॉक के साथ क्या होगा, इस ब्लॉक की भी कॉपी एक बी ए के पास जाएगी, बी के पास जाएगी, सी के पास जाएगी। फिर ये जो एबीसी के पास इस डेटा की क्या गई है, कॉपी। अब ये जो एबीसी है ना, ये चेक करेंगे कि हाँ भाई मेरा ब्लॉक और ये जो नया ब्लॉक आया है, क्या ये मैच कर रहे हैं। दैट इज कि जो प्रीवियस ब्लॉक है, जैसे आपने इस केस में देख लेते हैं हम, कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है और ये सेकंड ब्लॉक है, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है, डू दे हैव एड्रेसेस ऑफ वन अनदर। क्या जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक में डेटा था, क्या वही डेटा आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो दिस इज हाउ दे मैच देयर ब्लॉक्स, कि जैसी ब्लॉक का डेटा की कॉपी एबीसी के पास आई, तो ए बताएगा कि हाँ डेटा मैच हो रहा है, बी बताएगा हाँ डेटा मैच हो रहा है, सी बताएगा डेटा मैच हो रहा है। तो एबीसी क्या करेगा, ए के लेजर में, जैसे ये ए का लेजर है, ए के लेजर में ये फर्स्ट ब्लॉक था, तो जैसे ही ए को कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये डेटा मैच हो रहा है, सेम बी को कंफर्मेशन मिला डेटा मैच हो रहा है, सी को कंफर्मेशन मिला डेटा मैच हो रहा है, तो ये तीनों कंफर्मेशन देंगे। जैसे ही तीनों ने कंफर्मेशन दिया, ए के ब्लॉक में एक सेकंड ब्लॉक ऐड हो जाएगा, टू। तो अब ए के पास ब्लॉक वन की भी कॉपी है, ब्लॉक टू की भी कॉपी है, दैट्स इज टू कॉपीज। सिमिलरली ब्लॉक जो बी है, बी के पास भी ब्लॉक वन से ब्लॉक टू, तो इसी की एक सेम कॉपी बी के पास भी आ जाएगी, इसके पास भी एक ब्लॉक वन आ जाएगा, इसके पास भी एक ब्लॉक टू आ जाएगा। सिमिलरली सी के पास भी दो ब्लॉक्स आ जाएंगे, दैट इज ब्लॉक वन एंड ब्लॉक टू। सो दिस इज हाउ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन वर्क्स। कि क्या, कि ब्लॉकचेन में आप एक सेंट्रल सर्वर पे डेटा स्टोर नहीं करते हो, ब्लॉकचेन में मल्टीपल पीपल रहते हैं या मल्टीपल एंटिटीज रहती है, कि आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं उन सभी के पास आपके ब्लॉकचेन का डेटा की एक ना एक कॉपी होती है। दैट इज वाई वी कॉल्ड दिस ऐसा नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हो या डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो अब इससे ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी कैसी है, कि कल को मान लो मैं क्या करता, अगर डेटा सेंट्रलाइज सिस्टम में रहता, तो मैंने यहाँ से डेटा भेजा सेंट्रलाइज सिस्टम में, कल को अगर मैं ये सेंट्रलाइज सिस्टम में ही डेटा बदल दूं, तो ये बाकी सारी जगह तो डेटा सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, सोर्स तो सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो अगर मैंने सेंट्रलाइज सिस्टम में डेटा के साथ छेड़खानी कर दी, तो जहां पे बाकी सारी जगह भी तो डेटा बदल जाएगा। पर मैं अगर ब्लॉकचेन में डेटा के साथ छेड़खानी करनी चाहूं या मैं डेटा को बदलना चाहूं, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे हर ब्लॉक की कॉपी जितने नेटवर्क में लोग हैं उन सबके पास है। तो पहली चीज, जब भी मैं नया मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा, तो उसका एक ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक की कॉपी उस नेटवर्क में सारी एंटिटीज को मिलेगी, वो सारी एंटिटीज चेक करेगी फर्स्ट स्टेप कि ये कंटिन्यूअस डेटा है या नहीं। तो अगर मैंने इस डेटा के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो पहली चीज, नेटवर्क ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये जो मॉडिफाइड डेटा ब्लॉक है ना, ये आगे वाले डेटा ब्लॉक में ही ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नया डेटा ब्लॉक बना दिया। मान लो मैं सेकेंड डेटा ब्लॉक को हैक करना चाह रहा हूं, और मैं इसे हैक करने के लिए एक नया डेटा ब्लॉक बना रहा हूं, दैट इज डेटा टू ए। मैंने ब्लॉक क्रिएट किया टू ए, मैं चाहता हूं कि ये जो टू है ना, इसका डेटा मैं हैक कर दूं और डेटा टू ए डाल दूं उसकी जगह। तो जब मैं ब्लॉक टू ए को अपने नेटवर्क पे भेजूंगा, तो ब्लॉक ए के पास कॉपी है, ए चेक करेगा कि क्या ये ब्लॉक टू ए ब्लॉक वन से मैच कर रहा है, क्या क्या ये ब्लॉक टू ए ब्लॉक वन से मैच कर रहा है क्या, नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा, वो उसे ब्लॉक में जुड़ने ही नहीं देगा। सो दैट इज हाउ कि ब्लॉकचेन में डेटा मॉडिफिकेशन इजी नहीं है। वो जो मैंने आपको कहा था ना, एक नीचे वाले पेज में अगर हमें याद हो, कि जो एक मैंने आपको बहुत ही वाहियात सा लॉजिक दिया था, कि पर्सन ए लाइक्स पर्सन बी लाइक्स पर्सन सी, तो और अगर पर्सन एम आ जाए और पर्सन एम ट्राइज टू रिप्लेस पर्सन बी, तो क्या पर्सन सी का रिश्ता जुड़ेगा, पर्सन सी का रिश्ता जुड़ेगा पर्सन एम से अपने आप नहीं। सो दिस वाज दैट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि जब आप
दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, कि जब आप एक ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करने की कोशिश करेंगे जो उस ब्लॉकचेन के सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कुछ डेटा, और आपने ऐसा कुछ ब्लॉक ऐड किया है, तो ये ब्लॉकचेन ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट इज वेयर योर ब्लॉक विल फेल। तो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन एक्ट्स एज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। नंबर वन, ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड, कि कल को जाके मैं यहाँ पे ये जो ब्लॉक सी है ना, इस ब्लॉक सी की जगह एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ C1। यहाँ पे अगर मैं इस ब्लॉक बी का एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ, एड्रेस ऑफ ब्लॉक बी, और मान लो मुझे कहीं से ब्लॉक डी का भी एड्रेस मिल गया, कि मैं यहाँ पे ब्लॉक डी का भी एड्रेस डाल देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक सी को हटा दूं, और यहाँ पे मैं अपना कुछ लेजर में नया डेटा डाल देता हूँ, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप ब्लॉक सी ऐड करने की कोशिश करोगे, ये जो हैश है ना, इस हैश कोड के कारण ये पूरा डेटा जो ब्लॉक बी में है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने ब्लॉक C1 को इस तरीके से स्टेब्लिश करके डाल भी दिया ब्लॉकचेन में बीच में, तो ब्लॉक डी, ब्लॉक बी और ब्लॉक डी जो है ना, ये जो ब्लॉक डी है, ये ब्लॉक डी ब्लॉक बी को ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसके कारण आपकी जो ब्लॉकचेन है ना, ये क्या हो जाएगी, ये ब्लॉकचेन आपकी यहीं पे टूट जाएगी, भले ही आपने एक इलिसिट डेटा एंट्री की है। तो इसके कारण जहां पे आपने कुछ डेटा मॉडिफाई करने की कोशिश की, वहां पे आपकी ब्लॉकचेन टूट जाती है। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। अब इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं इसे नहीं समझा सकता था। ब्लॉकचेन को हैक करने का अब एक ही तरीका है। क्या है? कि ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क में सेव रहती है ना, तो ये जितने लोग हैं जिनके पास जितना डेटा है, आप इन सब की डेटा कॉपीज बदलते रहो। बट इज इट पॉसिबल कि आप एक, ये तो हमारे सिर्फ तीन का एग्जाम्पल है, एक एक्चुअल नेटवर्क में हो सकता है देयर कुड बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज दैट स्टोर दिस डेटा। तो क्या आप हजारों एंटिटी का डेटा सिर्फ एक ब्लॉक को मॉडिफाई करने के लिए बदल सकते हो? नहीं। वुड दैट बी वायबल? नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि टू मॉडिफाई ब्लॉकचेन इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद वो जो ब्लॉक डेटा है ना, वो ब्लॉक में कन्वर्ट होता है, और वो ब्लॉक ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क में। जो हमने कहा था, ए के पास डेटा जाएगा, बी के पास डेटा जाएगा, सी के पास डेटा जाएगा, फिर तीनों चेक करेंगे, तो वो डेटा जो एबीसी के पास जा रहा है दैट इज ब्रॉडकास्ट। फिर ये सारे नोट्स चेक करते हैं कि क्या वो डेटा सही है, दैट इज डेटा वैलिडेशन। फिर जब ब्लॉक्स को पता चलता है कि हाँ, ब्लॉक ये जो नया डेटा है ये पुराने डेटा का ही कंटिन्यूएशन है, तो वो, और ये सारा नेटवर्क जो है नेटवर्क वेरिफिकेशन देता है कि एबीसी जब तीनों मिलके कहेंगे कि उसी ब्लॉक के कंटिन्यूएशन में आया, तब इसे वैलिडेशन मिलेगा। फिर ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया था ना, ये ट्रांजैक्शन अभी तक सिर्फ डेटा के फॉर्म में था, अब बनता है इसका ब्लॉक, कि अब ये ब्लॉक बनेगा, और अब ये जो ब्लॉक है ना, ये ट्रांजैक्शन इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन से लिंक हो जाता है, और जैसे ही ये उससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में लिंक होता है, ये परमानेंटली वैसे स्टोर हो जाता है, इसकी कॉपीज बनती है और नेटवर्क में बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो दैट इज हाउ योर कोर आइडिया ऑफ ब्लॉकचेन वर्क्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन के क्या क्या फायदे हैं। सो लेट अस गो एंड रीड इट। तो ये जो हमने अभी 20 मिनट इसमें इन्वेस्ट किए हैं इस छोटी सी चीज को समझने के लिए, ताकि हमें ये 3 पेजेस आगे के समझ में आए। तो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट ब्लॉकचेन इज। ब्लॉकचेन क्या कहता है? ब्लॉकचेन कहता है कि ब्लॉकचेन इज अ सीरीज ऑफ डेटा लिंक टुगेदर। ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होता है, दैट इज इट्स अ सीरीज ऑफ डेटा स्टोर टुगेदर। एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन इज लिंक्ड टू अ सर्टन चेन। हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या था? वो इंक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्टेड डेटा स्टोर है, दैट इज नथिंग बट क्रिप्टोग्राफी। प्रिंसिपली इन बैचेस एंड मेकिंग ब्लॉक्स। की इन बैचेस क्यों? क्योंकि सबके पास ब्लॉकचेन का डेटा कॉपी है ना, तो जब भी डेटा आता है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज नेटवर्क, हर नेटवर्क में जितने मल्टीपल एंटिटीज है सबके पास उसकी कॉपी जाती है, और जब वो वेरीफाई हो जाता है तब वो एज अ ब्लॉक ऐड होता है। These blocks are connected to each other having unique identification code. ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड। जो आपका हैश कोड था ना, जो हमारा ताला था जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? दैट कनेक्ट देम टू द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट ब्लॉक, कि ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन इस ताले के कारण है। सो दिस इज व्हाट प्रोवाइड्स दिस हैश कोड, इज व्हाट प्रोवाइड्स अ यूनिक कनेक्शन कोड। अब ये क्या कह रहा है? दिस फॉर्म्स अ ब्लॉकचेन, ऐसे ब्लॉकचेन बनती है। और इसी तरीके से ब्लॉकचेन में कंटिन्यू होता है लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन, की ब्लॉकचेन हम बना ही क्यों रहे हैं? ताकि हम उसमें सिक्योरली स्टोर कर सके ट्रांजैक्शनल डेटा। फिर ये कहता है कि इट इज ओन्ड बाय नो वन इंडिविजुअल, कि हमने यहाँ एग्जांपल पे देखा था ना, कि यहाँ पे ब्लॉकचेन किसके पास है? ब्लॉकचेन में जितने लोग नेटवर्क में हैं, हर किसी के पास ब्लॉकचेन की पूरी ब्लॉकचेन का एक कॉपी स्टोर्ड है। तो क्या ब्लॉकचेन कोई एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ओन करती है? क्या नहीं, ये सभी लोगों के पास इसकी कॉपी होती है जो लोग नेटवर्क में हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं कि the series is managed and stored across several computers. Each ledger is shared, copied, stored on every single computer connected in the system या in the network. तो देखो ये थी 5 लाइनें, बट इसको समझने के लिए हमें 20 मिनट इन्वेस्ट करना पड़ा। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ स्टोरेज। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन पे डेटा स्टोर्ड नहीं है। Since changing the details of one record will cause the hash of the block to change, कि यहाँ पे जैसे ही हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, कि जैसे ही मैं सी का डेटा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सी का हैश कोड बदल जाता है, जिसके कारण ये जो आगे की लिंकेजेस थी ना, ये लिंकेजेस टूट जाती है। अब ये हमें कह रहे हैं द डिसेंट्रलाइज स्टोर है, जिसके कारण ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने हैश के साथ कुछ भी चेंज, आपने डेटा के साथ कुछ भी चेंज करने की कोशिश की, कॉजिंग द हैश टू चेंज, एंड सच विल रिजल्ट इन डिसरप्शन। सिंस डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सिस्टम, की डेटा हर किसी के पास स्टोर्ड है, एनी पर्सन लुकिंग टू चेंज द डिटेल्स ऑफ वन सिस्टम विल हैव टू डू इट फॉर एवरी सिस्टम। कि अगर आपने एक इंसान के पास डेटा चेंज कर दिया और सक्सेसफुली भी कर दिया, तो बाकी लोगों के पास तो डेटा की कॉपी है, बाकी लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ ब्लॉकचेन टूटी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है, तो आपके पास जितने नेटवर्क में लोग हैं, उन सब का डेटा आपको हैक करना पड़ेगा, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि उतने ज्यादा रिसोर्सेज इंगेज पाना इज जस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल। ये सिर्फ कहानियों में पॉसिबल है। उसके बाद हम कह रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन। अब इंपॉर्टेंस क्या है ब्लॉकचेन की? यही हमें समझा रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज बीन द बैकबोन ऑफ बिटकॉइन। ये जो बिटकॉइन का सिस्टम है ना, ये ब्लॉकचेन पे चलता है। एंड अदर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या? जो आपकी डिजिटल करेंसीज होती है। अब बिटकॉइन पे ब्लॉकचेन लगाने का क्या फायदा है? जैसे आप बैंक में जाते हो, आपका ट्रांजैक्शनल डेटा आपकी पासबुक में स्टोर होता है। तो बिटकॉइन क्या, एक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल लेजर है। तो आपके ट्रांजैक्शन उस डिजिटल लेजर में स्टोर हो रहे हैं, और डिजिटल चीजें हैक इजीली हो जाती है। और ये तो पैसों की बात है कि आप ब्लॉकचेन में या बिटकॉइन में एक्चुअल मनीज वैल्यू रख रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो बिटकॉइन का डेटा है वो ब्लॉकचेन पे एक्ट करता है, ताकि उसे हैक कर पाना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। The transparency and security offered by the technology are the main reasons why cryptocurrency has been so popular। अब ये रीजन है कि ब्लॉकचेन इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक बार आपने ब्लॉकचेन में कोई डेटा लिख दिया, आपने एक डेटा लिख दिया, तो आप इस डेटा को इरेज तो नहीं कर पाओगे। इसको मॉडिफाई करना है, अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, तो ये प्रीवियस डेटा दिखेगा, उसके बाद यह दिखेगा कि मॉडिफाइड बाय, और फिर आपने जो नया मॉडिफिकेशन किया वो दिखेगा। तो आपको एक ऑडिट ट्रेल मिलती है, कि अगर आपने कुछ भी किया, तो वो चीज आपको वहां दिखती है कि किस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स हुए। अब ये क्या कह रहे हैं इसलिए? दिस टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड बाय रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू बेनिफिट। इनका बेनिफिट क्या है? दिस एलिमिनेट्स मिडिल मैन। आपको अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना था, तो आपको बैंक के थ्रू करना पड़ता, बट अगर आपको ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको ब्लॉकचेन के नेटवर्क के थ्रू करना है, जिसके कारण मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि इसको ब्रीच कर पाना मुश्किल है। आप ब्रीच करने की कोशिश करोगे, हैश चेंज हो जाएगा, ब्लॉकचेन टूट जाएगी। रिड्यूसिंग करप्शन,
कि करप्शन कम होता है इससे, एंड इम्प्रूविंग स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। इट कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन मेंटेनिंग गवर्नमेंट डेटा। देखो गवर्नमेंट डेटा बहुत सेंसिटिव रहता है, स्पेशली लैंड रिकॉर्ड्स की, जो जमीन के कागजों के रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट डेटा डिजिटल फॉर्म में और वो मैनिपुलेट किया जा सकता है तो इट्स अ डेंजरस साइन। तो हमें एक एप्लीकेशन मिल रहा है कि ब्लॉकचेन को यूज करके आप गवर्नमेंट का डेटा स्टोर करके रख लो, ताकि वो इतना इजीली हैम्पर ना हो। रिलेटेड टू पब्लिक ट्रांजेक्शन फॉर नेसेसिटी, जब ये वहीं पे एग्जांपल दे रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड का डेटा आप ब्लॉकचेन में रख लो। ईच सब्सिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी आप ब्लॉकचेन के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि पब्लिक को एक्सेस मिले, करप्शन कम हो, और गवर्नमेंट का काम इजी हो जाएगा। द हॉलमार्क ऑफ गोल्ड ज्वेलरी कैन बी मूव्ड ऑन एन ओपन सोर्स ब्लॉकचेन लेजर। ये सिंपल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप गोल्ड खरीदते हो, उसके लिए आपको एक हॉलमार्क सर्टिफिकेट मिलता है। आप उस हॉलमार्क सर्टिफिकेट को भी ब्लॉकचेन के थ्रू इशू करना शुरू कर दो ना। दिस विल मेंटेन दिस विल ये ज्वेलर भी मेंटेन कर सकता है, कस्टमर भी मेंटेन कर सकता है। इससे क्या होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, क्योंकि एक ही ब्लॉकचेन की कॉपीज मल्टीपल पीपल के पास होती है एक नेटवर्क में। फिर ये क्या सिखा रहे हैं हमको, ये हमें सिखा रहे हैं कि however the blockchain technology must be adopted gradually, कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, तो इसको ग्रेजुअली अडॉप्ट करना। बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज विल सी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस इन देयर वैल्यू ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेटरी सुपरविजन। कि देखो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक कोई कंट्री ओन नहीं करती है, एक कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। तो इसी के कारण इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू कभी एकदम से बहुत बढ़ जाती है, कभी एकदम से गिर जाती है, क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है ना। आप सेबी को ये नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन रेगुलेट करो, क्योंकि बिटकॉइन इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स ग्लोबली। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसके कारण आपकी वैल्यू पे चेंज आता है, और वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो सकती है, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेटरी एंटिटी नहीं है। इट इज ओपन नेचर। ओपन नेचर क्यों? क्योंकि सबके पास ब्लॉक की एंटिटी रहती है। यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं है, कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है। ऑफ द टेक्नोलॉजी implies that anyone can adopt it, which is partly why government hesitate। अब गवर्नमेंट हेजिटेट क्यों करती है ब्लॉकचेन को लाने में? क्योंकि ब्लॉकचेन हर कोई अडॉप्ट कर सकता है। ब्लॉकचेन पे सारा डेटा सेंट्रली स्टोर्ड नहीं रहता है, सारा डेटा स्टोर्ड रहता है इन विद द नेटवर्क इटसेल्फ। तो जब आप नेटवर्क के साथ डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसके साथ एक रिस्क आ रहा है। रिस्क क्या है कि कोई सेंट्रल रेगुलेट, आप डेटा अगर एक जगह स्टोर करते तो आप उस बॉडी को जहां पे डेटा, जो डेटा स्टोर कर रही है, उस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते। आप उसको बोल सकते कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करो। बट डेटा, जब डेटा पूरे नेटवर्क में स्टोर्ड है, तो आप नेटवर्क पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे लगाओगे? जैसे देखो, अगर आप क्लास में हो तो क्लास में किसको पनिश कर पाना इजी है? क्लास में अगर आपकी क्लास, सॉरी मैं थोड़ा अनरिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसको पनिश कर पाना इजी है। कि मान लो आप अपना, हाँ एग्जांपल लेते हैं बैंक का ही सबसे बढ़िया। कि अगर आप बैंक जाते हो, आप अपने सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हो, तो ये हमारा बैंक। अब यहाँ पे आप जैसे मल्टीपल लोग हैं जो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि जब भी आप 50,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अकाउंट से, तो पैन लगेगा। तो ये रूल बैंक के लिए कंपलसरी करना ज्यादा आसान है, कि ये जो बाकी लोग हैं इनको कहना कि जब भी तुम लोग 50,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन करो, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। ऑब्वियसली बैंक को बताना, क्योंकि इनके सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू रूट होते हैं। तो बैंक के लिए ज्यादा आसान है रिपोर्ट करना, ना कि जो इंडिविजुअल पीपल ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उन पे ये रूल अप्लाई करना। तो सिमिलरली रेगुलेट करना सेंट्रल बॉडी को इजी होता है रेदर देन द एंटायर नेटवर्क। फिर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हर्डल्स आते हैं टेक्नोलॉजी में। स्केलेबिलिटी, अब ये कह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी है, ट्रांजैक्शनल स्पीड ज्यादा है, डेटा प्रोटेक्शन है, ये की टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है, along with difficulty of integration of technology into existing financial system। Many legal and regulatory challenges are so involved। कि ये कुछ कारण है जिनकी गवर्नमेंट के पास उतना डेटा नहीं है, उतना डेटा प्रोटेक्शन उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर ब्लॉक की कॉपी हर किसी के पास है नेटवर्क में। ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत तेज है, स्केलेबली उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कैसे डिप्लॉय करोगे, ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। ब्लॉकचेन क्या कह रहा है? ब्लॉकचेन इज डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल यूज
आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन मैनी एरिया, की ब्लॉकचेन को अभी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि इसको बिटकॉइन के अलावा और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. You may want to adopt this technology in your business. If you are a B2C company, you want to improve the experience of enhanced transparency. ब्लॉकचेन में एक फायदा क्या है? enhanced transparency, की ब्लॉक का डेटा की कॉपी हर किसी के पास है. दैट इज वाई देर इज ट्रांसपेरेंसी. अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे उबर और एआई जो थे, दे वर थ्रेटन बाय ब्लॉकचेन. द रिसेंट एंटिटीज like Uber and Airbnb are threatened by blockchain technology. All you need to do is encode the transaction information for a car ride and an overnight city. Again, you have a perfectly safe way of disrupting the business model of a company which have begun to challenge the traditional economy. We are not to just cut this out of fees processing of middlemen. We are also eliminating the need of matchmaking platforms. कि मतलब कि क्या, कि पहले आपको ट्रांजैक्शन करना था तो आपको एक मिडिल मैन के थ्रू जाना पड़ता था. अब ब्लॉकचेन में क्या है, सेंट्रलाइज नेटवर्क है ही नहीं. पूरा नेटवर्क में किसी को भी कोई ट्रांजैक्शन करना है तो वो डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू ट्रांजैक्ट कर सकता था. इसलिए बीच में मिडिल मैन की जरूरत नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि कल को मान लो आपको एयरबीएनबी पे रूम बुक करना है और आपने ब्लॉकचेन ला दिया, तो आपको एयरबीएनबी पे एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म के थ्रू रूम बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेदर अगर आप नेटवर्क पे हो और ये नेटवर्क पूरा ब्लॉकचेन पे ऑप्ट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उस नेटवर्क के थ्रू बुकिंग्स कर पाएंगे, जिसके कारण मिडिल मैन, ये जैसे ये जो एयरबीएनबी है, इनका बिजनेस मॉडल डिसरप्ट होता है. अब यहाँ तक के तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था. इसमें से अगर आपको कुछ ना भी समझे तो ठीक है. मेन पॉइंट आता है ये कि हमारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये तीन तरीके से चलता है. पहला, ये डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल सर्वर नहीं है, सारा डेटा कहाँ पे है? नेटवर्क के पास. दूसरा, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सारा डेटा अगर ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, तो क्या ए डेटा रीड कर सकता है? यस. बी डेटा रीड कर सकता है? यस. सी डेटा रीड कर सकता है? यस. तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी है. लेकिन लेकिन सर एक डाउट है कि अगर डेटा ए भी रीड कर रहा है, बी भी रीड कर रहा है, सी भी रीड कर रहा है, तो इसको तो पूरा ट्रांजैक्शन दिखेगा ना, कि यश सेंड 1000 टू वाई, टू वाई. तो ए को तो ये पूरा ट्रांजैक्शन दिख जाएगा कि किसने किसको कितने पैसे भेजे हैं. तो इस केस में ए की और वाई की तो प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी, ये नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था ना, एक हैश कोड है. तो ये हैश कोड क्या करेगा? जब ये डेटा लिखा जा रहा है ना, तो ये डेटा ऐसे नहीं दिखेगा. ये डेटा दिखेगा 1234 @ 6 सेंड 1000 टू XYZ. कि ये जो है ना, ये डेटा यूजर की आइडेंटिटी को बचा के रखता है, क्योंकि वो यूजर की आइडेंटिटी की जगह एक स्पेशल यूनिक यूजर आइडेंटिफिकेशन कोड से रिप्लेस कर देता है. तो यहाँ पे जब ये डेटा यहाँ पे आएगा लेजर में, तो इन सब लोगों को सिर्फ क्या दिखेगा, कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या उनका फ्लो सही है, और किसने ट्रांजेक्शन किया है वो नहीं दिखेगा. तो वो चीज हाइड हो जाती है. दैट इज वाई देर इज ट्रांसपेरेंसी. और लास्ट में देर इज इम्यूनिटेबिलिटी. इम्यूनिटेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर आपको डेटा ब्रीच करना है तो आपको सभी के पास का डेटा चेंज करना पड़ेगा. तो आइए पढ़ते हैं ये क्या कहता है. बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज. बिटकॉइन या बिट टॉरेंट केम अलोंग. बिटकॉइन, बिफोर बिटकॉइन के पहले बिट टॉरेंट करके कुछ था. वी वर मोर यूज टू सेंट्रलाइज सर्विसेज. हम सेंट्रलाइज बैंकिंग चैनल, सेंट्रलाइज हर चीज के आदी हो चुके थे. द आइडिया इज वेरी सिंपल. यू हैव अ सेंट्रलाइज एंटिटी जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है, और इस डेटा की इंटेग्रिटी कौन मेंटेन कर रहा है? वो सेंट्रलाइज लोकेशन. अगर वहां डेटा हैम्पर हुआ तो वो डेटा गया, उसके बाद आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे. अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम इज बैंक. की बैंकिंग में आपने देखा कि कैसे सेंट्रली डेटा स्टोर होता है, जबकि इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड बाय अ सिंगल एंटिटी. इनफैक्ट एवरीवन इन द नेटवर्क ओन्स द इंफॉर्मेशन. In a decentralized network, if you want to interact with your friend, you can do so directly by going without going through a third party. कि अगर आप एक नेटवर्क में हो तो आप बिना किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के या बिना किसी थर्ड पार्टी से
परमिशन के डायरेक्टली उस नेटवर्क में अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर पाओगे। जो हमने कहा था कि एक नया ब्लॉक ऐड होगा तो कैसे होगा, वो ब्लॉक ब्रॉडकास्ट होगा पूरे नेटवर्क में। तो दैट इज हाउ इट फंक्शंस इन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, कि अगर आप डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे। That was the main idea of ideology behind Bitcoin. You and only you can change, can are in charge of your money. You can send your money to anyone you want without having to go through the bank. कि बिटकॉइन में क्या होगा, बिटकॉइन में तो कोई सेंट्रलाइज लोकेशन है ही नहीं, तो मुझे सेंट्रलाइज लोकेशन पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट नेटवर्क में किसी को भी डेटा या किसी के भी साथ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कर सकता हूँ। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है कि ब्लॉकचेन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, कि ब्लॉकचेन थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पीपल से दैट ब्लॉकचेन गिव्स अवे योर प्राइवेसी, कि हमने कहा कि ब्लॉकचेन आपकी प्राइवेसी दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि यश सेंड 1000 टू वाई, तो ब्लॉकचेन में ये डेटा ही रिकॉर्ड हो रहा है, पर जब कोई तीसरा थर्ड पार्टी देख रहा है उसको, तो उसको क्या देख रहा है, एक कोड दैट इज योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन हैज सेंट सम मनी टू सम अनदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसमें ये यश है और ये वाई है, ये चीज अब किसी को पता ही नहीं चलती है। तो वही सेम चीज ये यहाँ पे रिपीट करेगी, दैट अ पर्सन आइडेंटिटी इज हिडन बाय अ कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी, दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय पब्लिक एड्रेस। सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस दिखता है। सो इफ यू वर वांट टू लुक अप अ पर्सन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अगर आपने किसी की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख ली कि ब्लॉक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बॉब ने 1 रुपी सेंड किया बीटीसी को, तो आप जब वो ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इतना लंबा चौड़ा कुछ तो पब्लिक एड्रेस था, इस पब्लिक एड्रेस ने 1 रुपए बेचे हैं बीटीसी को, तो ये आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। सो वाइल द पर्सन आइडेंटिटी इज सिक्योर, कि आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, बट वो ट्रांजेक्शन किसने किया है वो नहीं दिख रहा है, दैट इज सिक्योरिटी। यू विल स्टिल सी ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर डन बाय देयर पब्लिक एड्रेस। This level of transparency has never existed before within a financial system. This adds extra and much needed level of accountability which is required by some of the biggest institutions. फिर ये हमें बता रहे हैं कि हमारी दो चीजें हमने देख ली कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी है। तीसरी चीज ये हमें बता रहे हैं कि इम्यूनेटेबिलिटी है। इम्यूनेटेबिलिटी क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लॉकचेन मींस दैट समथिंग हैज बीन एंटर्ड इन द ब्लॉक एंड इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद, कि ब्लॉक में आपने एक बार कोई डेटा डाला तो उसको टेम्पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टेम्पर करने जाओगे तो वो जो उसके अंदर का हैश कोड है ना वो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण उसकी लिंकेज बाकी ब्लॉक से चेंज हो जाएगी, ब्लॉक बाकी ब्लॉकचेन से वो डेटा टूट जाएगा, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि ये वो पॉइंट है जहां पे कुछ तो मॉडिफिकेशन, कुछ तो इलिसिट मॉडिफिकेशन हुआ है। That is what they have said, that blockchain cannot be tempered. That is the reason why blockchain is getting property is that of a cryptographic hash function। ये क्यों होगा? cryptographic hash function के कारण होगा। In simple term, using hash means taking input into string of length and giving out output of fixed length। कि ये जो कन्वर्जन आप कर रहे थे कि आपने फिक्स्ड इनपुट, आपने एक इनपुट दिया किसी भी लेंथ का और उसका आउटपुट एक फिक्स्ड लेंथ में निकल रहा है, ये बेसिकली वही हैश फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि इंक्रिप्शन कैसे होता है। In the context of cryptocurrency like Bitcoin transactions are taken as input, run through hashing algorithm, which gives out output of fixed length. So basically, instead of remembering the input data, which could be huge, you could remember the hash and keep track of it. कि आपने एक इनपुट दिया, उसको आपने हैश में कन्वर्ट कर दिया, हैश छोटा है, जो आपने इनपुट दिया वो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता था, तो आप इनपुट याद रखने की जगह आउटपुट में जो वैल्यू आई है आप उसको याद रखिए, ताकि ये आउटपुट वैल्यू जब हम वापस अपने सिस्टम में डालेंगे तो वो हमें पूरी ट्रांजेक्शन की ट्रेसेबिलिटी या हिस्ट्री दिखा देगा। दैट इज द ब्लॉकचेन गिव्स इंटरनेट यूजर द एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू एंड ऑथेंटिकेट डिजिटल इंफॉर्मेशन। द फॉलोइंग न्यू बिजनेस एप्लीकेशंस विल रिजल्ट फ्रॉम दिस। अब ब्लॉकचेन को अप्लाई करने से क्या क्या एप्लीकेशन होगा, देखो ब्लॉकचेन से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई कुछ मॉडिफाई ना कर दे, तो मैं ब्लॉकचेन को यूज करते हुए वो जो ब्लॉक
कॉन्ट्रैक्ट है उसका सारा डेटा ब्लॉकचेन में ही स्टोर कर दूं, ताकि एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, साइन किया, तो वो ब्लॉकचेन में ही रहेगा, अब उसमें मॉडिफिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। और मॉडिफिकेशन किया तो ऑडिट ट्रेल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन नए ब्लॉक के थ्रू आएगा, तो आपको दिखेगा पहले क्या था अब क्या है। दूसरा है कि शेयरिंग इकोनॉमी में ये हेल्प करेगा। क्राउड फंडिंग मतलब कि आप लोगों से पैसे, जैसे हम आईपीओ लाते हैं, वैसे ही क्राउड फंडिंग में क्या होता है, हम लोगों से पैसे लेते हैं बट हमको शेयर्स वगैरह कुछ नहीं देते हैं। तो दैट इज क्राउड फंडिंग। गवर्नेंस की, गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रख सकती है। सप्लाई चेन ऑडिट, कि आप अपने सप्लाई चेन के सारे प्रोसेसेस ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन पे ला दो, तो आप सप्लाई चेन का ऑडिट ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ फाइल, कि आप अपनी फाइल्स डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर करना शुरू कर दो। प्रिडिक्शन मार्केट्स में इस इसे यूज कर सकते हैं आप इसे यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आप उसको ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफर कीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, जैसे आपके आसपास देखो ना, आपके पास आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आपका टीवी में भी एक चिप है, टीवी भी वाईफाई से कनेक्टेड है, आपके फ्रिज भी, स्मार्ट फ्रिजेस आते हैं जिसमें एलईडी स्क्रीन रहती है, वो भी इंटीग्रेटेड सर्किट, या उनमें भी एक आईसी चिप रहता है, वो भी वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। तो जब ये सारी चीजें, मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है, तो उसी को हम नाम दे देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। फिर नेबरहुड माइक्रो ग्रांट्स में यूज कर सकते हैं आप इसको, इसको आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, कि वो आधार इज अ यूनिक आइडेंटिटी, तो कल को गवर्नमेंट सबको आधार को ही ब्लॉकचेन के साथ मिक्स करके दे दे, कि आपकी आधार की आइडेंटिटी ब्लॉकचेन के साथ आ जाए, ताकि आपके आधार को कोई मॉडिफाई ना कर पाए। तो आप आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप कंपनी हो तो आपकी कंपनी में आप अपने एम्प्लॉइज का डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर करके रख सकते हो, तो दैट इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, केवाईसी नॉर्म्स के लिए आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, लैंड रजिस्ट्रेशन और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो दिखती है ना, और ऑडिट ट्रेल भी है, और कोई इलसिट मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। As a as a revolution as it sounds, blockchain truly is a mechanism to bring out everyone's highest degree of accountability। कि blockchain में accountability बहुत ज्यादा है। नो मोर मिस ट्रांजेक्शन, की कोई ट्रांजेक्शन मिस नहीं होता, क्योंकि हर डेटा ब्लॉक में आता है और हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो अगर आपने एक भी ब्लॉक हटाया तो ब्लॉकचेन टूट जाती है। ह्यूमन एंड मशीन एरर नहीं हो पाता, क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क में है, वो सभी डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो सभी डेटा को चेक कर रहे हैं। तो एक जगह एरर हो सकता है बट बाकी जगह थोड़ी रिपीटेड एरर होगा। एंड इवन एन एक्सचेंज दैट वाज नॉट डन विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, ये सारी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। above anything else, the most crucial area where blockchain helps is guaranteeing the validity of transaction by recording it। कि जब भी आप ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करते हो तो सबसे पहले उसकी कॉपी पूरे नेटवर्क में जाती है, पूरा नेटवर्क उसे वैलिडेट करता है। तो यहां से आपको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन सही ऑर्डर में है या नहीं, वो ब्लॉक जेन्युइन है या नहीं। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली द मेन रजिस्टर बट ऑल्सो कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर्स में भी। दिस इज की सिस्टम नेटवर्क में जितने लोग हैं सब वैलिडेट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिक्योर वैलिड मैकेनिज्म, कि ये सब कुछ एक सिक्योर वैलिड मैकेनिज्म में चल रहा है। बट अगर मुझे एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको कुछ सिखाना है, तो ये मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन सिखाया है। तो आपको कुछ याद रखना है तो ब्लॉकचेन को आप कैसे याद रखेंगे, ये एक सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसमें डेटा ब्लॉक्स में आता है, ब्लॉक्स पूरे नेटवर्क में रहते हैं, तो हर नेटवर्क में जितने कंप्यूटर है सबके पास उस ब्लॉकचेन का डेटा रहता है। और ब्लॉकचेन के आपके थ्री की पिलर्स क्या क्या है। पहला कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए हैक कर पाना मुश्किल है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दूसरा डिसेंट्रलाइज, दूसरा ट्रांसपेरेंसी है, कि डेटा की कॉपी सबके पास है ना, तो सबको दिखता है कि ब्लॉकचेन में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब नहीं है कि प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हैश कोड यूज कर रहे हो आप, जिसके कारण जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखती, उसमें एक पब्लिक एड्रेस दिखता है कि इस पब्लिक एड्रेस के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है। और लास्टली इम्यूनिटेबिलिटी। इम्यूनिटेबिलिटी क्यों? क्योंकि आप एक जगह डेटा चेंज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो ब्लॉकचेन वही चीज टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क हर ब्लॉक को
हर ट्रांजैक्शन को उस चेन में ऐड होने से पहले, हर मॉडिफिकेशन को ऐड होने से पहले वेरीफाई करता है, और वो वेरिफिकेशन फेल हुआ तो वो नया ब्लॉक बनेगा ही नहीं। या पुराने ब्लॉक के साथ आपने कुछ हैम्पर करना चाहा तो आपको पूरे ही नेटवर्क के सारे ब्लॉक्स अल्टर करने पड़ेंगे, विच इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। So this was the concept of blockchain. So we took almost 50 minutes just to read this three simple paragraph.